हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आप सबके एग्ज़ाम शुरू हो गए होंगे। तो बच्चों, आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी तरह से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 6 हिंदी विषय के सत्रांत परीक्षा अर्थात कि सेशन एंडिंग एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ये करंट सेशन 2025-26 केंद्रीय विद्यालय संगठन का सैंपल पेपर है, जिसके लिए समय सीमा निर्धारित की गई है 2 घंटे 30 मिनट और इस पेपर का पूर्णांक होगा 60। तो चलिए जल्दी से सैंपल पेपर को डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है पठन कौशल। अपठित गद्यांश, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, नीचे एक गद्यांश दिया गया है, उसको आपने ध्यान से पढ़ना है, फिर प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का बचपन प्रकृति का अवलोकन करते हुए बीता। पेड़ पौधों जीव जंतुओं से प्रेम करते हुए उनकी शिक्षा आरंभ हुई। वे जीव विज्ञान, भौतिकी, वनस्पति विज्ञान तथा विज्ञान कथा लेखन में रुचि रखने वाले एक बहुविध व्यक्ति थे। उन्होंने सिद्ध किया कि पौधों का एक निश्चित जीवन चक्र प्रजनन प्रणाली होती है और वे अपने परिवेश के प्रति जागरूक होते हैं। इस प्रकार वे यह स्थापित करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे कि पौधे किसी भी अन्य जीव रूप के समान होते हैं। विज्ञान जैसे विषय को भी वितरात्मक साहित्यिक स्वरूप प्रदान करने वाले जगदीश चंद्र बसु ने सर्वप्रथम रेडियो तरंगों द्वारा संचार स्थापित कर एक बड़ी वैज्ञानिक खोज की। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, जगदीश चंद्र बसु किस विषय में रुचि रखने वाले बहुविध व्यक्ति थे? उत्तर है ऑप्शन ख, जीव विज्ञान, भौतिकी, वनस्पति विज्ञान में। ठीक है। दूसरा प्रश्न होने वाला है, बसु ने किस बात को सिद्ध किया? तो उन्होंने सिद्ध किया कि पौधों का भी जीवन चक्र और प्रजनन प्रणाली होती है। तीसरा है, जगदीश चंद्र बसु ने सर्वप्रथम किसके द्वारा संचार स्थापित किया? उत्तर है रेडियो तरंगों द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, गद्यांश से कोई एक संज्ञा लिखिए। तो आप कोई भी एक संज्ञा लिख सकते हैं। तो संज्ञा हो गया जगदीश चंद्र बसु, प्रकृति, पेड़ पौधे, इनमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रेम शब्द का विलोम लिखिए। तो प्रेम का विलोम होता है नफरत। चलिए इन सब के उत्तर लिख लेते हैं। पहले ये देखिए, गद्यांश से कोई एक संज्ञा लिखिए, वैज्ञानिक या फिर प्रकृति। प्रेम शब्द का विलोम शब्द लिखिए, घृणा या द्वेष या नफरत, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। काव्यांश है, गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोरा था, वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर या आसमान का घोरा था, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा कर बालों में। प्रश्न है, यह काव्यांश किसके बारे में है? तो यह काव्यांश चेतक और राणा प्रताप के बारे में है। तो ख उत्तर इसका सही हो गया। अगला प्रश्न है, चेतक कैसा घोड़ा था? तो चेतक साहसी और तेज घोड़ा था। अगला प्रश्न है, सरपट शब्द का अर्थ है, सरपट मीन्स बहुत ही तेज गति से। ठीक है, ख इसका उत्तर सही है। यह काव्यांश किस कविता से ली गई है? तो यह काव्यांश चेतक की वीरता कविता से ली गई है। उत्तर हो जाएगा चेतक की वीरता। अगला प्रश्न है, निर्भीक शब्द का विलोम लिखिए। तो निर्भीक का विलोम होता है डरपोक। उत्तर लिखेंगे भयभीत या डरपोक। अगला प्रश्न है, पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मंझे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा रखें? संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए, तय हो गया। फील्ड बन गई, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के प्रैक्टिस की तरह ठोकरें खाने लगी। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानुस लोग शतरंज और ताश को जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। ठीक है, ये था गद्यांश। अब नीचे कुछ प्रश्न दिए गए, वो देख लेते हैं। प्रश्न है, नए फैशन वालों को किस खेल का विचार आया? उत्तर हो जाएगा ख, हॉकी। दूसरा प्रश्न है, रियासत देवगढ़ में हॉकी खेलना कैसा माना जाता था? तो ये निराली बात थी। ठीक है, ख उत्तर इसका भी सही है।
अगला प्रश्न है, पढ़े लिखे लोग कौन सा खेल खेलते थे? तो उत्तर लिखेंगे, पढ़े लिखे लोग शतरंज और ताश खेलते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, गद्यांश से कोई एक संज्ञा लिखिए। तो संज्ञा हो जाएगा रियासत या देवगढ़। ठीक है। अगला प्रश्न है, बच्चों शब्द का एक वचन लिखिए। तो बच्चों का एक वचन हो जाएगा बच्चा। प्रश्न है, काव्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सुबह सुबह जब सूरज निकले नई किरणें साथ लाए, चिड़िया गाए मीठे गीत, फूल भी हंसकर मुस्काए, मेहनत करने वाला बच्चा हर दिन आगे बढ़ जाए, सच बोले अच्छा काम करे, सबका मन वह जीत जाए, समय की कीमत जो जाने, जीवन सफल बन जाए, आलस छोड़ो आगे बढ़ो, खुशियों के दीप जलाए। प्रश्न है, सुबह सुबह सूरज क्या लाता है? सुबह सुबह सूरज नई किरणें लाता है। का उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न है, कविता में कौन आगे बढ़ता है? मेहनत करने वाले लोग आगे बढ़ते हैं। कविता में मेहनत करने वाला बच्चा आगे बढ़ता है। तीसरा प्रश्न है, कविता का मुख्य संदेश क्या है? तो कविता का मुख्य संदेश मेहनत, सच्चाई और समय का महत्व है। ठीक है, उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न है, काव्यांश का कोई एक विशेषण लिखिए। विशेषण अर्थात जो किसी चीज की विशेषता को बताता है। ठीक है, तो विशेषण हो जाएगा नई, मीठे, अच्छा। ठीक है, इनमें से कोई आपने एक लिखना है। अगला प्रश्न है, खुशियों शब्द का एक वचन लिखिए। तो खुशियों का एक वचन हो जाएगा खुशी। ठीक है। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक के पाठों के आधार पर किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, कविता जलाते जलों में किसे जलाने और किसे बुझाने की बात कही गई है? ख प्रश्न है, बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है, कैसे? ग है, यशोदा माता ने श्री कृष्ण को हंसते हुए गले क्यों लगा लिया? अगला प्रश्न है, नौकरी की चाह में आए लोगों ने नौकरी पाने के लिए कौन कौन से यत्न किए? आगे है, नेशनल पार्क और चिड़ियाघर में क्या अंतर है? अगला प्रश्न है, बीज के अंकुरित होने में किस किस का सहयोग मिलता है? फिर प्रश्न है, पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? ठीक है, चलिए इन सब के पहले उत्तर लिख लेते हैं। पहला प्रश्न है, कविता जलाते चलो में किसे जलाने और किसे बुझाने की बात कही गई है? उत्तर लिखेंगे, इस कविता में आशा, ज्ञान और सद्भावना का दीप जलाने की बात कही गई है, साथ ही अंधकार, निराशा और बुराई को बुझाने का संदेश दिया गया है। अगला प्रश्न है, बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है, कैसे? उत्तर लिखेंगे, बिहू त्योहार फसल कटाई और खेती से जुड़ा होता है। इसमें किसान नई फसल के आने की खुशी मनाते हैं और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं, इसलिए यह कृषि आधारित त्योहार है। अगला प्रश्न है, यशोदा माता ने श्री कृष्ण को हंसते हुए गले से क्यों लगा लिया? उत्तर लिखेंगे, यशोदा माता श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और मासूम हंसी को देखकर बहुत प्रसन्न हो गई। उनका प्रेम उमड़ पड़ा, इसलिए उन्होंने कृष्ण को हंसते हुए गले लगा लिया। अगला प्रश्न है, नौकरी की चाह में आए लोगों ने नौकरी पाने के लिए कौन कौन से प्रयत्न किए? उत्तर लिखेंगे, नौकरी की चाह में आए लोगों को अच्छा बनकर दिखाना था, इसलिए उन्होंने झूठा दिखावा शुरू कर दिया। उन्होंने मीठा और नम्र व्यवहार अपनाया, प्रातःकाल उठकर पुस्तकें पढ़ना इत्यादि दिखावा करने लगे। अगला प्रश्न है, नेशनल पार्क और चिड़ियाघर में क्या अंतर है? उत्तर लिखेंगे, नेशनल पार्क में जानवर प्राकृतिक वातावरण में खुले रूप से रहते हैं, चिड़ियाघर में जानवर पिंजरों, बाड़ों में बंद रखे जाते हैं, लोग उन्हें देखने आते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, बीज के अंकुरित होने में किस किस का सहयोग मिलता है? उत्तर लिखेंगे, बीज के अंकुरित होने में मिट्टी में उपस्थित जल और पोषक तत्व, उचित तापमान तथा हवा का सहयोग मिलता है। इनकी सहायता से बीज फूटकर अंकुर बन जाता है। अगला प्रश्न है, पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? उत्तर लिखेंगे, पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। वे जड़ों से पानी, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सूर्य के प्रकाश की सहायता से पत्तियों में मौजूद हरित लवक अर्थात क्लोरोफिल के द्वारा भोजन तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन भी निकलती है। ठीक है, इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपने देना है। अगला है, व्याकरण निर्देशानुसार उत्तर दें। पेड़ की विशेषता बताने वाले 2 शब्द लिखिए। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, पेड़ कैसा है, घना पेड़ लिख सकते हैं आप, या फिर छायादार पेड़ लिख सकते हैं, या फिर फलदार पेड़ लिख सकते हैं। ठीक है। ख प्रश्न है, आसमान आसमान शब्द के भीतर छिपे हुए शब्दों को लिखें। तो आसमान से शब्द आप बना सकते हैं, एक तो आस हो गया, दूसरा मान हो गया, तीसरा हो जाएगा आसन, चौथा हो जाएगा समान। ठीक है, इस तरह से आप शब्द बनाएंगे। अभी सबके उत्तर भी हम लिखेंगे।
अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो हवा, हवा का समानार्थी शब्द होता है पवन, समीर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आसमान का समानार्थी शब्द आकाश, नभ। ठीक है। अगला है, विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। आदर, आदर का विपरीत शब्द होता है निरादर। दयालु का विपरीत शब्द निर्दयी। ठीक है। चलिए इनके उत्तर लिख लेते हैं पहले। पेड़ की विशेषता बताने वाले शब्द हो गए घना, फलदार। आसमान के भीतर छिपे शब्द हो गए आस, मान, आसन, समान, आन। ठीक है। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। हवा का समानार्थी शब्द पवन, आसमान का आकाश। अगला है, विपरीत शब्द अर्थ वाले शब्द लिखें। आदर, अनादर, दयालु, निर्दयी। ठीक है। अगला है, एक अनार 100 बीमार कहावत का भावार्थ लिखिए। तो इसका भावार्थ हो गया, एक वस्तु पर बहुत सारे लोगों का अधिकार या चाह होना। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा का एक उदाहरण दें। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा खुशी, प्रेम, सुंदरता। कुछ भी आप लिख सकते हैं तीनों में से। अगला प्रश्न है, ईश्वर को मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें। तो ईश्वर को मानने वाला होता है आस्तिक। ठीक है। अगला प्रश्न है, ईला प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाए। तो नोक का हो जाएगा नोकीला, जहर का हो जाएगा जहरीला। ठीक है। अगला प्रश्न है, वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदले। वह पढ़ता है, वह खेलता है। तो इन दोनों को ज्वाइन करके आपने एक सेंटेंस बनाना है। तो हो जाएगा वह पढ़ता और खेलता है। अगला प्रश्न है, संग उपसर्ग जोड़कर 2 शब्द बनाएं। तो संग से हो जाएगा संगीत और संग्राम। अगला प्रश्न है, वाक्य में क्रिया छांट कर उसका काल लिखिए। तो बाकी है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो ये खेल रहे हैं इसका क्रिया हो गया और काल हो गया वर्तमान काल। ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम वर्तमान काल, काल हो जाएगा वर्तमान काल। ठीक है। वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलें। तो यहाँ वाक्य है वह स्कूल जाता है। तो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा क्या वह स्कूल जाता है, फिर नीचे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, रचनात्मक लेखन। निम्न में से किसी एक पर अनुच्छेद लिखें। ठीक है। आपने अनुच्छेद लिखना है जल संरक्षण पे, स्वच्छता अभियान या फिर विद्यार्थी जीवन। तीनों में से किसी एक पर आपने अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद इस प्रकार से हम लिखेंगे, जल संरक्षण। जल जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। बिना पानी के मनुष्य, पशु और पौधे कोई भी जीवित नहीं रह सकता। आज बढ़ती जनसंख्या और जल के अधिक उपयोग के कारण कई जगह पानी की कमी हो रही है। हमें पानी का सही उपयोग करना चाहिए, नल खुला नहीं छोड़ना चाहिए और टंकी भरने पर मोटर बंद कर देना चाहिए। वर्षा जल को संग्रह करके भी पानी बचाया जा सकता है। खेतों में भी पानी की बर्बादी रोकनी चाहिए। यदि हम आज पानी बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को भी पर्याप्त जल मिलेगा। ठीक है। अगला है स्वच्छता अभियान। स्वच्छता हमारे जीवन का बहुत जरूरी भाग है। गंदगी से बीमारियां फैलती है और वातावरण भी खराब होता है। इसलिए स्वच्छता अभियान का उद्देश्य लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करना है। हमें अपने घर, स्कूल और आसपास सफाई रखनी चाहिए। कूड़ा हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए और प्लास्टिक का कम उपयोग करना चाहिए। शौचालय का प्रयोग करना चाहिए और खुले में कचरा नहीं फेंकना चाहिए। यदि हर व्यक्ति स्वच्छता का ध्यान रखे तो हमारा देश सुंदर और स्वस्थ बन सकता है। स्वच्छ भारत अभियान इसी दिशा में एक अच्छा प्रयास है। ठीक है। इस तरह से लिखेंगे। अगला है विद्यार्थी जीवन। विद्यार्थी जीवन मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इसी समय अच्छे संस्कार और अच्छी आदतें बनती हैं। विद्यार्थी को समय का महत्व समझना चाहिए और नियमित रूप से पढ़ाई करनी चाहिए। उसे मेहनत, अनुशासन और सच्चाई का पालन करना चाहिए। साथ ही खेल कूद और व्यायाम भी जरूरी है, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। विद्यार्थियों को अपने माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। मोबाइल और टीवी का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। जो विद्यार्थी अपने जीवन में परिश्रम करता है वही आगे चलकर सफल और अच्छा नागरिक बनता है। ठीक है। इस तरह से आप लिखेंगे। अगला प्रश्न है, आप अपने मित्र या सहेली को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखें अथवा अपने विद्यालय के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखें। ठीक है। तो इस तरह से पत्र लिखेंगे। पहले हम जन्मदिन की बधाई पत्र लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गृह संख्या 24 शांति नगर भोपाल मध्य प्रदेश। जो भी आपका एड्रेस है वो आप लिखेंगे। फिर दिनांक लिखेंगे, जिस दिन आप ये पत्र लिख रहे हैं उस दिन का डेट डालेंगे। प्रिय मित्र अमित, सब प्रेम नमस्कार। मैं आशा करता हूँ या करती हूँ कि तुम स्वस्थ हो और प्रसन्न हो।
तुम्हारे जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ या देती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम्हारा जीवन सुख, स्वास्थ्य और सफलता से भरा हो। तुम मेरे हमेशा मेहनती और सच्चे मित्र रहे हो। मुझे उम्मीद है कि तुम आगे भी ऐसे ही अच्छे कार्य करते रहोगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे। जल्द ही तुमसे मिलने की इच्छा है। अपने जन्मदिन की पार्टी में जरूर बुलाना। तुम्हारा मित्र राहुल। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। अगला प्रश्न है, अपने विद्यालय के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखें। तो इस तरह से हम लिखेंगे, कक्षा 6 केंद्रीय विद्यालय, फिर अपने शहर का नाम यहाँ लिखना है, दिनांक जिस दिन को आप ये पत्र लिख रहे हैं उस दिन का डेट डालना है। प्रिय मित्र रोहन, सब प्रेम नमस्कार। मैं आशा करता हूँ या करती हूँ कि तुम कुशल हो। मैं तुम्हें अपने विद्यालय में हुए वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह के बारे में बताना चाहता हूँ या चाहती हूँ। यह समारोह विद्यालय के प्रांगण में बहुत धूमधाम से आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में एक अधिकारी आए थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और स्वागत गीत से हुई। इसके बाद छात्रों ने नृत्य, गीत और नाटक प्रस्तुत किए। फिर मेधावी छात्रों को पुरस्कार दिए गए। मुझे भी अच्छे अंकों के लिए पुरस्कार मिला, जिसे पाकर मैं बहुत खुश हुआ या हुई। यह कार्यक्रम बहुत यादगार रहा। तुम होते तो और अच्छा लगता। तुम्हारा मित्र अंकित। ठीक है, इस तरह से आप पत्र लिखेंगे। अगला प्रश्न है, संवाद लेखन या सूचना लेखन। निम्न में से किसी एक विषय पर लिखें। क है, दो मित्रों के बीच स्वच्छता पर संवाद लिखें अथवा अपनी पसंद के किसी एक विषय पर चित्रात्मक सूचना तैयार कीजिए। ठीक है, आपने पोस्टर तैयार करना है। विषय होगा आपका विद्यालय या फिर आपके जीवन का कोई एक विशेष दिवस। इन दोनों में से किसी एक पर आपने पोस्टर बनाना है। ठीक है, तो पहले हम दो मित्रों के बीच स्वच्छता पर संवाद कर लेते हैं। दो मित्र होंगे, रवि और मोहित। ठीक है, रवि बोलेगा, नमस्ते मोहित, तुम स्कूल में झाड़ू क्यों लगा रहे हो? मोहित, नमस्ते रवि, आज हमारे स्कूल में स्वच्छता अभियान चल रहा है। फिर रवि बोलेगा, स्वच्छता अभियान क्यों जरूरी है? मोहित बोलेगा, क्योंकि गंदगी से बीमारी फैलती है और वातावरण खराब होता है। फिर रवि, सही कहा, हमें कूड़ा हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए। फिर मोहित बोलेगा, हाँ, और प्लास्टिक का कम उपयोग करना चाहिए। हमें अपने घर और स्कूल के आसपास सफाई रखनी चाहिए। फिर मोहित बोलेगा, बिल्कुल, स्वच्छता से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। फिर रवि बोलेगा, चलो आज से हम सब स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। मोहित, हाँ, और दूसरों को भी साफ रखने की प्रेरणा देंगे। ठीक है, इस तरह से आप दो मित्रों के बीच संवाद लिखेंगे। या तो आप ये लिखेंगे, अपनी पसंद के किसी एक विषय पर चित्रात्मक सूचना तैयार कीजिए। आपका विद्यालय या आपके जीवन का कोई विशेष दिवस। तो आप अपने जन्मदिन के इनविटेशन का पोस्टर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप अपने जन्मदिन का पोस्टर तैयार कर सकते हैं। ऊपर लिखेंगे जन्मदिन समारोह, फिर किस दिन आपका जन्मदिन की पार्टी होगी वो आपने लिखना है, फिर समय लिखना है, फिर स्थान लिखना है, किस जगह पे आपकी पार्टी होनी है। ठीक है, फिर कार्यक्रम इस तरह से आप लिखेंगे, केक काटना, संगीत व खेल, नाश्ता, उपहार वितरण। फिर आगे लिखेंगे, आप सभी सादर आमंत्रित हैं, आइए मेरे साथ खुशियाँ बांटिए। ठीक है, फिर नीचे लिखेंगे आमंत्रक, आपका नाम। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये सैम्पल पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।